हाँ जी मेरे CSWT वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौज बार है। हम शुरू कर रहे थे, आरंभ सीरीज चल रही थी हमारी, और हमने अभी तक जो अकाउंट्स का बेसिक कवर किया था। बेसिक में हमने क्या क्या पढ़ा था? मीनिंग वीनिंग पढ़ लिया था हमने, लिमिटेशंस वगैरह पढ़ ली थी, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हमने पढ़ लिए थे, और कहीं ना कहीं अकाउंट्स की बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें पढ़ी थी जो हमारे अकाउंट्स के बेसिक फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद थ्योरी फील हो सकती है, पर बच्चे ध्यान से सुनना इन सारे कॉन्सेप्ट को, ये आगे जाके प्रैक्टिकली बनेंगे और आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ भाई, हमने अकाउंट्स का A to Z सब पढ़ा है। आज हम क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों? आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुरू करने वाले हैं। एक एक प्रिंसिपल मैं उठाता हूं और आपको एक एक प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ाता हूं, ताकि जो प्रिंसिपल आगे जाके हम क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं, वो मेरे बच्चे बढ़िया से आज ही आपको क्लियर हो जाएं कि हम अकाउंट्स को आगे कैसे देखते हैं। क्लियर है? गलती से भी ये मत सोचना कि ये थ्योरी है, नहीं सर, दिस इज द मोर देन प्रैक्टिकल, जो आप आगे जाके अपने क्वेश्चन में अस्त्र शस्त्र का काम करोगे। यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो प्रिंसिपल है, यही वो अजम्पशन है जिनके थ्रू अपने क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट या कन्वेंशंस या अजम्पशंस क्या होती है, मैं सबको एक साथ कवर करने वाला हूं। मैं सिंपली एक बात बोलूं तो बच्चे एक बात सुनिए ध्यान से। हमारे ना हमेशा एक वर्ड आता है, अगर मैं तेरे को वर्ड डिस्कस करूं तो वहां से कहानी शुरू होती है। पहले ये समझ, एक वर्ड होता है गैप। क्या मतलब होता है गैप का? गैप बोलते हैं जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो भी हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, जिन्हें लोगों ने जनरली एक्सेप्ट कर रखा है, उन्हें हम बोलते हैं गैप। क्या मतलब है इसका? देखो मेरे बच्चे, अगर मान लो अकाउंट्स ना होती और एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना चाह रहा होता कि भैया मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, कोई अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड ना होते। क्लियर है? सोच के देखो, इमेजिन करो कि अकाउंट्स नाम की चीज ही ना होती, तो लोग क्या अपने बिजनेस के नफा नुकसान नहीं निकालते? नफा नुकसान तो निकालते। पर मान लो मैं 4 लोगों के पास जाता कि भैया मेरा प्रॉफिट लॉस निकाल दो, क्या लगता है ये चारों लोग एक सेम प्रॉफिट निकालते या अलग अलग हो सकता है? भैया ये अलग अप्रोच फॉलो करता, ये अलग तरीके फॉलो करता, ये अलग तरीके फॉलो करता, ये अलग तरीके फॉलो करता। अब मतलब हर लोग अपना अलग अलग तरीका, अपना बेस्ट लगा के प्रॉफिट लॉस निकालते। जब कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो जो मन कर रहा है वो करो, सीधी सी बात है। तो जब अलग अलग निकालते तो अलग अलग प्रॉफिट लॉस आते। अब एक बिजनेस का एक से ज्यादा प्रॉफिट लॉस थोड़ी ना हो सकता है भाई, एक ही तो होता है। कोई एक ही तो ठीक होगा, कोई एक ही तो सही होगा ना। अब ये ना हो, इसलिए हर कंट्री, हर जगह गैप बनाए गए। क्या बनाए गए? गैप मतलब कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ बातें हैं जो आपको अकाउंट्स बनाते टाइम ध्यान रखनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप अकाउंटेंट साहब अकाउंटिंग करना चाहते हो किसी भी बिजनेस की, तो आपको उस कंट्री की, जिस भी कंट्री में आप करना चाहते हो, उस कंट्री के गैप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे इंडियन गैप, यूएस गैप, यूके गैप, हर कंट्री के अपने अपने गैप हैं। क्लियर है? इंटरनेशनल गैप भी है, लेकिन हमारे इंडिया में जो गैप हैं उन्हें बोलेंगे हम इंडियन गैप, और ये मुझे पढ़ाने हैं आपको। यही है हमारे प्रिंसिपल्स, यही है हमारी अकाउंट्स की रीढ़ की हड्डी का स्पाइनल कॉर्ड, जो हमें मेरे बच्चे पढ़ना है। तो अगर आपसे कोई टकरा जाए गैप क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर जी अकाउंट्स को बनाते टाइम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जिन्हें जनरली हमें लगाना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं गैप, और वही गैप हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक आइडिया मिल गया। अब सर कई सारी कहानी है। सबसे पहली कहानी हम धीरे धीरे एक एक उठाऊंगा और कवर करूंगा। बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, छोटी छोटी बातें, लेकिन सारी बातें आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला एक एक करके सारी चीजें पढ़ाता जाऊंगा, फिर आराम से बैठ के धीरे धीरे बातें करेंगे, फाइनल रिवीजन करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है मेरे बच्चे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमारे बचपन का प्यार। सर पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है सब सर जी,
3 बातें मैं हर कॉन्सेप्ट में मेजरली बनाऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और मैं यही याद भी करा दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है, यही याद करा दूंगा, आराम सुनना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कहता है सर जी जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटेंट साहब मेरी तरफ देखो, आंखों में आंखें डाल के, जब भी आप कोई भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने जाओगे, आपके सामने 2 लोग मिलेंगे आपको, एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन। ये बातें हमने करी हैं, मैं दोबारा कर रहा हूं, बिजनेस और बिजनेसमैन। और हम ये मान के चलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, 2 सेपरेट एंटिटी हैं। पहली बात, बिजनेस और बिजनेसमैन 2 सेपरेट एंटिटी हैं। हमें जब भी अकाउंटिंग करनी है तो हमें बिजनेसमैन से ज्यादा लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए आउटसाइडर ट्रीट होता है। हमें सारी अकाउंटिंग किसकी करनी है, बिजनेस की, सारी ट्रांजैक्शन किसकी आइडेंटिफाई करनी है, बिजनेस की। हमें मालिक से ज्यादा लेना देना नहीं, हमें मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करनी, बस मालिक की 2 बातें याद रखनी है, क्या लगाया और क्या निकाला। लगाने को कैपिटल बोलते हैं और निकालने को ड्राइंग बोलते हैं। और याद करो कैपिटल हमारी लायबिलिटी साइड में आती है क्योंकि ये आउटसाइडर ट्रीट होता है। बहुत बढ़िया। तीसरी बात ये कहता है, हाँ देखो अकाउंटिंग पर्पज में तो लीगली, अकाउंटिंग पर्पज में तो मालिक और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, पर मेरे बच्चे फॉर द लीगल पर्पस, कानून की नजरों में, कानून की नजरों में बात करें, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की बात करूंगा, कंपनी थोड़ी सी अलग चली जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कंपनी में, पर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में ये अलग अलग नहीं माने जाते हैं कानून की नजरों में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मेडिकल शॉप चलाता हूं, हाँ ठीक है, अकेला है, मेरी शॉप है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा आया, कह रहा सर में दर्द हो रहा है, मैंने कहा अरे वाह, मेडिसिन निकाली, मैंने उसे दी, उसने खाई और वो चल बसा। ओहो हो सर जी अब क्या होगा। आप उसके घर वाले आए, कहते भैया हमारा बच्चा। मैंने कहा क्या करूं, गलती हो गई, माफी। कहते माफी नहीं, चलो कोर्ट में। मैंने कहा चलो कोर्ट में। कोर्ट में जाते हैं और वो कहते हैं बच्चा तो गया पर हमें चाहिए कंपनसेशन। ओहो हो, हमें चाहिए कंपनसेशन। अब मैं क्या बोलूं, सजा मांग रहे हैं, मेरे को सजा चाहिए, जो भी चाहिए। तो क्या मैं कानून में कटघरे में खड़े होकर बोल सकता हूं कोर्ट साहब, जज साहब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, मेरी गलती नहीं है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, बिजनेस को पकड़ो, उस मेडिकल शॉप को पकड़ो। ना जी ना, ना जी ना। दैट मीन्स फॉर द लीगल पर्पस बिजनेस और बिजनेसमैन सेम है, कंपनीज में अलग हो जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है। बट नॉर्मली आप समझोगे कि भैया 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, तो बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब सेपरेट ट्रीट किए जाएंगे, सेपरेट एंटिटी ट्रीट की जाएंगी फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंट्स जो में फोकस होगा वो प्रॉपर होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, मालिक से सिर्फ 2 बातों की बात जाननी है, क्या लगाया और क्या निकाला। हाँ लीगली पर्पस में हम दोनों को सेम मानेंगे। मेरे बच्चे एक बार पढ़ के देख, कह रहा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस जो है वो ट्रीट किया जाता है एक सेपरेट और अलग, बिल्कुल डिस्टिंक्ट पर्सन उसके मालिक से। तो भैया दोनों अलग अलग हैं, जुदा जुदा, बात खत्म। लेकिन लीगली बात करूं, पहले अकाउंटिंग बात सुन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो बनाए जाते हैं, वो अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड बनाए जाते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं बेटा, बिजनेस, ना कि ओनर। ओनर को नहीं देखा जाता है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें की जाती हैं। बहुत बढ़िया। लीगली पर्पस की बात की जाए तो बिजनेस एंटिटी और इसका मालिक कंसीडर टू बी सेम, एक माना जाता है भैया, सेपरेट नहीं माना जाता है। फॉर द अकाउंटिंग पर्पस ये कंसीडर 2 माने जाते हैं अलग अलग, याद रखना। तो अकाउंटिंग पर्पस में अलग माने जाते हैं, लीगल पर्पस में एक माने जाते हैं। ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट अलग कहता है, कंपनीज एक्ट में हो जाता है, ठीक है ठीक है। तो कह रहा है एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इंटरप्राइजेस है, जितना भी मालिक से पैसा लिया है, कैपिटल जो मालिक ने लगाई है, उसे आज नहीं तो कल वो उसे वापस करना है, इसीलिए वो रिस्क कैपिटल कहलाती है। और प्रॉफिट मांगता है, बात छोड़ो ना, सीधी सी बात है, लायबिलिटी ट्रीट करते हैं हम, सीधी बात है, हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। इसीलिए कैपिटल और ड्राइंग की अकाउंटिंग होती है अलग से, कि मालिक ने लगाया उसको अलग से रिकॉर्ड होगा, मालिक जो निकाल रहा है उसको अलग से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमें मालिक से लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए आउटसाइडर है। बहुत बढ़िया। पहला कॉन्सेप्ट लल्लू कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट, बचपन का प्यार खत्म। बताओ दोबारा से। सर एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, लीगल पर्पस में दोनों सेम है, अकाउंटिंग पर्पस में दोनों अलग हैं, और अकाउंट्स में जो फोकस होगा, जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो देखने का नजरिया होगा, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। इसीलिए मालिक को आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है, उसने जो पैसा लगाया उसे कैपिटल बोले तो लायबिलिटी बोली जाती है, ठीक है। चलो जी, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, बढ़िया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? फिर 3 बातें बताऊंगा मैं, बढ़िया से दिमाग में फिट करा दूंगा, मेरे साथ बोलेगा तो याद हो जाएगा, खाली बैठेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, सब पढ़ाया मैंने, जब भी कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, कोई भी घटना घटेगी बिजनेस के अंदर, तो उसको हम
नंबर्स में नहीं, मनी में मेजर करेंगे। हम कभी नहीं बोलेंगे हमने 3 एसी खरीदे, हम कभी नहीं बोलेंगे हमने 5 मशीन खरीदी, हम कभी नहीं बोलेंगे हमने 10 पेन खरीदे। हम हमेशा बोलेंगे मेरे बच्चे हमने 1 लाख की मशीन एसी खरीदी, हमने 5 लाख की मशीन खरीदी, हमने 2 लाख के पेन खरीदे। दैट मीन्स हमेशा मनी में मेजर करेंगे और मनी में बात करेंगे। पहली बात, ठीक है। दूसरी, अगर कोई ट्रांजैक्शन भले ही कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, ये लिमिटेशन भी है, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है और ये लिमिटेशन भी है। कह रहा भले ही कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो आपके लिए बहुत लॉयल है, आपको छोड़ के जाना नहीं, बिल्कुल कतई नहीं सोच रहा इस बारे में, इससे बेटर आपको क्या मिलेगा। लेकिन इन बातों को अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन भले ही कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, अगर वो मनी में मेजर नहीं हो सकती, मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो अकाउंट्स उसको जगह नहीं देगा। पहली बात, सारी ट्रांजैक्शन मनी में मेजर करके रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर कोई मनी में मेजर नहीं हो सकती, भैया कुछ भी हो जाए उसे आप नहीं करोगे। तीसरी बात, जब आप मनी में मेजर करोगे तो विच शुड बी अ कॉमन यूनिट, एक कॉमन यूनिट होना चाहिए, एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को डॉलर में यूज कर, डॉलर में भी है कुछ आपका यूरो में भी करेंसी है, कुछ आपकी रुपीस भी है, कुछ ये भी है। भाई आपकी रूलिंग कंट्री कहाँ है, कहाँ अकाउंटिंग कर रहे हो आप? अगर इंडिया में बैठे हो तो इंडियन अकाउंटिंग का इंडियन रुपीस में सबको कन्वर्ट करके शो करोगे। रूलिंग कंट्री की करेंसी को आप डिनोमिनेशन में लेके चलोगे। सुन ले बेटे बच्चे, देख ले, खत्म। कह रहा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी मेरे बाबू जो आप मेजर कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो मनी में। पहली बात खत्म। दूसरी, कोई ट्रांजैक्शन चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, आपके बिजनेस को कितना भी मटेरियल इंपैक्ट करे, वो नहीं रिकॉर्ड होगी अगर वो बाबू कन्वर्ट नहीं हो सकती मॉनेटरी में, तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट एक्सप्रेस नहीं हो सकता मनी में, तो उसे आप अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करोगे। नहीं तो नहीं, बात खत्म। और जब आप रिकॉर्ड करोगे तो वो यूनिट कॉमन यूनिट होना चाहिए और वो करेंसी होनी चाहिए जो भी कंट्री रूल कर रही है, जिस कंट्री में हम बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं। यूएस में कर रहे हो तो डॉलर, यूके में कर रहे हो तो भैया पाउंड, इंडिया में कर रहे हो तो रुपीस। बहुत बढ़िया, मचा दिया, मजा आया। तीनों बात खत्म, ठीक है। बिजनेस एंटिटी खत्म, मनी मेजरमेंट खत्म। अगला मेरा बच्चा बताएगा, अगला है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। लल्लू कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कहता भाई देख, सीधी सी बात है, आज बिजनेस शुरू किया, मान ले डेट है 1 अप्रैल 2025, ठीक है। अब मैं बिजनेस चलाऊंगा, अनंत काल तक चलाऊंगा, पता नहीं। मैं कह रहा हूं जब भी मैं बंद करूंगा, जब क्लोज करूंगा, ये पूरी बिजनेस की लाइफ है, स्टार्ट टू एंड। एक बार में एंड पे इकट्ठे अकाउंट्स बना लूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? अकाउंट्स कहती है हट नालायक, ऐसे नहीं होता। आप पूरी लाइफ की अकाउंटिंग नहीं करोगे मेरे बच्चे, मेरे बब्बू ना। वो कहता है इस पूरी एंटायर लाइफ को हम इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड करेंगे और इक्वल टाइम इंटरवल के बाद प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ताकि हमें रेगुलरली कंपेरेबल हो सके कि भैया क्या चल रहा है बिजनेस में। जब बिजनेस ही खत्म हो गया उसके बाद क्या निकालेगा नफा नुकसान? बिजनेस को चलते हुए निकाल कि भैया सही चल रहा है, बेकार चल रहा है। और दूसरी चीज बेटा, ये जो इक्वल टाइम इंटरवल होगा ये जनरली 1 साल का होगा, विच में भी कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, पर जनरली हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च शुरू होता है। ये सारी बातें कहां लिखी है बाबू? अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में। 3 बातें। पहली बात, इसका एक और नाम है डिफाइन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से जो भी हमारा गोइंग कंसर्न, अभी बात करेंगे गोइंग कंसर्न की भी, बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता कब बंद होगा, चलता रहेगा। अब उस पूरी एंटायर लाइफ को हम बिजनेस की डिवाइड कर देंगे इक्वल टाइम इंटरवल में। मजा आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाबू एक एक लाइन ऐसे पढ़ाऊंगा कि तेरे को ये नहीं लगेगा इंग्लिश की हिंदी कर रहा हूं ना, तेरे दिमाग में फिट हो जाएंगी ये बातें, कभी नहीं भूलेगा। आजा, इक्वल टाइम इंटरवल में बाय करेंगे ताकि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन पता चल जाए रेगुलरली कि भैया हमारा क्या चल रहा है बिजनेस में। और बेटा ये जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है ये जनरली एक पीरियड के बाद बनाएंगे, नॉट द एंड ऑफ ईयर। ये बात दोबारा रिपीट कर रही है, जनरली ये पीरियड क्या होगा? 1 साल का, एक कैलेंडर ईयर, विच में भी हम फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है भाई, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट खत्म। बाबू क्या बोला इसने कि सर जी आपका डिफाइंड अकाउंटिंग पीरियड है, पूरे लाइफ की अकाउंटिंग नहीं करनी है,
लाइफ को तोड़ना इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल के बाद आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन निकालोगे ताकि बेटर तरीके से कंपेरेबिलिटी या इवैल्यूएशन हो सके। ये इक्वल टाइम इंटरवल जनरली 1 साल का होगा और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को खत्म होगा। 3 पढ़ चुके हैं हम, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। लास्ट में एक बार सारा समराइज करूंगा, अभी आगे बढ़ता हूं। फोर्थ है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हें बाद में अजम्पशन भी बोलूंगा। मेरे बच्चों देख देख देख, होता ये है, यहां सिखाता हूं तुझे। होता ये है, मान ले 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ मेरा बिजनेस, दिस इज बिगनिंग, ठीक है। ये क्या बात हुई, हाँ ये हुआ बिगनिंग, और 31 मार्च 2026 ये मेरा ईयर एंड हो गया, ठीक है। सर आप बताओ मेरे बाबू, जब हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, जब हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो वो ईयर एंड पे निकालेंगे, ठीक है। हम यहां पे निकालेंगे इसका प्रॉफिट और लॉस। बढ़िया 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 मेरे बच्चे, बढ़िया, क्लियर है। यही प्रॉफिट लॉस, यही बैलेंस शीट, सब कुछ क्लियर है। अब वो कहता है आप यहां पे बैठ के बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीए साहब, हाँ जी, यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो कहता है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आप एक अजम्पशन लोगे। क्या अजम्पशन लोगे, देखो अगले साल फिर दोबारा बनाओगे 31 मार्च 27, तो वो कहता है कि सर आप एक अजम्पशन लोगे, इसकी अकाउंटिंग करते टाइम आप ये अज्यूम करते हो कि बिजनेस जो है वो अगले फॉरशेबल फ्यूचर, फॉरशेबल मतलब जहां तक हम देख सकते हैं। तो बेटा हम कहां तक देख सकते हैं, नॉर्मली याद रखना हम 12 महीने तक देख सकते हैं, क्योंकि 12 महीने बाद तो फिर आगे देखेंगे। तो अगले 12 महीने को हम बोलते हैं फॉरशेबल फ्यूचर। ये लिखा नहीं है, एएस थोड़ा सा हिंट करता है। फॉरशेबल मतलब अगले 12 महीने, कॉमन सेंस लगाओ ना, अगले 12 महीने बाद फिर अकाउंटिंग करूंगा। तो अगले 12 महीने तक आज खड़े होकर मैं बात करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, क्या मेरा बिजनेस चलता रहेगा। आराम सुनना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है हम जब भी अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, जो हम सीखेंगे या जो सिखाऊंगा मैं आपको, वो अकाउंटिंग तभी लगेगी, हम तभी उस तरीके से पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि बिजनेस चलता रहेगा। ना बिजनेस अपने को बंद करने वाला है, ना बिजनेस अपने काम धंधे को मेजरली कम करने वाला है। 70% काम धंधा कम कर दूंगा, 4 में से 3 ब्रांच कम कर दूंगा, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगले 12 महीने तक ना बिजनेस बंद होने की कगार में, ऐसी कोई इंटेंशन है, ना ऐसी कोई नीड है, ना कोई कर्टेलमेंट मतलब तो कम करने की जरूरत है। पर सर व्हाट अबाउट अगर ये अजम्पशन पिट गई, तो हमें लग रहा है अगले 6 महीने बाद बिजनेस बंद कर देंगे या करना पड़ेगा, तो क्या बेटा, तो हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, यहां पे जो हमने पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट बनाना सीखा है, पार्टनरशिप हो चाहे फाइनल अकाउंट हो चाहे कुछ भी हो, बेटा ऐसे नहीं बनेगी। फिर कुछ एनआरवी का कॉन्सेप्ट आएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आओ कभी इंटर में तब बात करेंगे। तो अभी जब भी हमें नॉर्मल अकाउंटिंग करनी है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि भाई गोइंग कंसर्न है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ये बात, ये कॉन्सेप्ट कहता है, पढ़ के देखो बाबू, कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो नॉर्मली जो बनाओगे वो इस अजम्पशन पे बनाई जाती है कि बिजनेस जो इंटरप्राइजेस है वो गोइंग कंसर्न है, मतलब चलता रहेगा, विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन, बिजनेस चलता रहेगा फॉर फॉरशेबल फ्यूचर। फॉरशेबल बोले तो जनरली हम बोलते हैं अगले 12 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी पढ़ो, कह रहा है इट इज अज्यूम्ड कि बिजनेस की ना कोई इंटेंशन है, ना इधर द इंटेंशन, ना कोई नीड है टू लिक्विडेट, लिक्विडेट मतलब क्लोज करना, कर्टेल मतलब कम करना, ना बंद करने की ना कम करने की, मटेरियली अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन के, अपने काम धंधे के स्केल बोले तो लेवल को, कि भैया 100% से 80% कम कर दिया, ना ना ना, ऐसा नहीं है। तो ना कोई जरूरत है ना कोई इंटेंशन है। अगर ऐसा कुछ भी है बाबू तो आप अपनी अकाउंटिंग नॉर्मली नहीं बनाओगे, फिर आपको एनआरवी पे बनाना पड़ेगा, ये अजम्पशन पिट जाएगी। और बच्चे इसी अजम्पशन, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से तो हम एसेट्स लायबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, करंट और नॉन करंट। जो अगले 12 महीने में वो करंट, उसके बाद नॉन करंट। अगर 12 महीने के बाद मैं देख ही नहीं पा रहा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो सारी करंट हो जाएंगी, फिर कुछ भी नॉन करंट नाम की चीज नहीं बचेगी। बढ़िया बढ़िया, कितने कॉन्सेप्ट हो गए, 4। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मेजर पहले अच्छे कवर कर रहा हूं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, गोइंग कंसर्न।
बाबू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन सेम नहीं है, अलग अलग है। अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से होगी, बिजनेसमैन को कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये देखना है कितना लगाया कितना निकाला। हाँ, लीगल पर्पज में दोनों सेम है। दूसरा है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कहता है सारी ट्रांजेक्शन्स को मेजर मनी में करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे मनी में। अगर कोई ट्रांजेक्शन मनी में कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, मनी में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मनी में भी हम कॉमन करेंसी यूज करेंगे, बोले तो रूलिंग कंट्री की करेंसी। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है भैया आपका डिफाइन अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। पूरी लाइफ की अकाउंटिंग नहीं करोगे आप, लाइफ को इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड करके अकाउंटिंग करोगे। इक्वल टाइम इंटरवल जनरली 1 साल का होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है आप जब भी नॉर्मल अकाउंटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ये अज्यूम करना पड़ेगा, ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि अगले 12 महीने तक आपका बिजनेस ना ही बंद होने वाला है, ना ही अपने बिजनेस को सिग्निफिकेंटली ऑपरेशंस को कम करने वाले हो। अगर ऐसा कुछ भी आपके अंदर चल रहा है तो आप अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं करोगे, फिर आपको अलग तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आप अपनी एसेट्स लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई नहीं करोगे अगर गोइंग कंसर्न पिट गया। बहुत बढ़िया। अगला 5वां, नंबर 5, आजा बाबू। 5वां है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जल्दी निपटाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये। कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था लिमिटेशन में। बच्चे हम कहते हैं कि हम जब भी कोई एसेट खरीद के लाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कुछ भी हो, मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जो भी हमारी एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, मेरा एएस कहता है, मेरा अकाउंटिंग कहती है, मेरी कहती है, जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो तो एसेट को आप रिकॉर्ड करते हो उसकी कॉस्ट पे। और कॉस्ट कैसे निकलती है? याद करो, डेप्रिसिएशन पड़ा है, जितना भी परचेज प्राइस है माइनस डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस करेंगे ना, आराम से डेप्रिसिएशन में दोबारा करेंगे, प्लस कोई खर्चे उस एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक एसी खरीदना है, हाँ ठीक है, मैं दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब एसी मिलेगा? बच्चा कहता है हाँ। कमेंट करोगे आप? ठीक है, अगर पढ़ रहा है मेरा बच्चा तो मेरे साथ में कमेंट करेगा, तभी मजा आता है कि हाँ बच्चा मेरे साथ पढ़ भी रहा है या मैं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक है, फील तभी आएगा। बता, मेरे को एक एसी खरीदना है, मैं दुकान पे पहुंचा, जल्दी बता। मैं दुकान पे पहुंचा, मैंने एसी वालों को बोला भाई मुझे एक बढ़िया सा एसी निकाल के देख दो। उन्होंने एसी का डब्बा निकाला, एक पसंद करा मैंने, बढ़िया लगा मुझे, उन्होंने डब्बा निकाला, सामने रखा, कह रहे 50,000 रुपए। 50,000 का एसी है भाई, डिस्काउंट टैक्स वैक्स लगा के सारा 50,000 के रुपए की पेमेंट। मैंने उसे 50,000 रुपए पे किया, उसने डब्बा उठाया और सामने रख दिया, कह रहा भाई साहब ले जाओ। क्या वो अभी एसी रेडी फॉर यूज है? नहीं। रिक्शा वाला बुलाया, मैंने कहा भाई साहब ये एसी मेरी अकेडमी पे, मेरे यहाँ पे, मेरी कंपनी पे रखना है, तो आप उठा के एसी कंपनी तक पहुंचा दो। उसने कहा पहुंचा देंगे, 2,000 रुपए भाड़ा फ्रेट, 2,000 रुपए भाड़ा फ्रेट लेंगे। मैंने कहा डन, उसको 2,000 रुपए दिए, उसने एसी का डब्बा शॉप से उठाया और यहाँ ला के सामने पटक दिया। क्या अभी एसी रेडी फॉर यूज है? नहीं। मैंने इंस्टॉलेशन वाले को कॉल किया, लड़के को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ये एसी इंस्टॉल करना है, लगाना है, लगा दो यार। कह रहा लग जाएगा 6,000 रुपए। मैंने कहा जो लगेगा लगा दो, आ जाओ जल्दी आओ। वो आया, उसने एसी इंस्टॉल किया, रिमोट मेरे हाथ में, कह रहा सर चला के देख लो, चला के देख लो चल रहा है नहीं चल रहा है। नाउ एसी रेडी फॉर यूज है या नहीं है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस एसी की मेरे को कॉस्ट क्या पड़ी? परचेज प्राइस नहीं, लागत क्या पड़ी मुझे? 50,000, 52,000, 56,000, 58,000? द आंसर इज, कमेंट करो फटाक से, द आंसर इज, कमेंट करो भाई जल्दी, जो बच्चा देख रहा है वीडियो कमेंट करो जल्दी अभी। यहीं मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं देखूंगा फिर मैं उनका रिप्लाई करूंगा, एक एक बच्चे के कमेंट पे रिप्लाई करूंगा इस वाले पे। 58,000 कॉस्ट क्या पड़ी है मेरे बाबू? वेरी गुड, 58,000। इसे आप बोलते हो एक्विजिशन कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट, कि भैया ये हमारी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है। और कल को एसी की मार्केट में वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को लेना देना नहीं, मैं इस 58,000 पे एसेट को दिखाऊंगा। हमेशा हमेशा मेरी बैलेंस शीट में 58,000 पे आएगा, लेस डेप्रीशिएशन जो मैं लगा रहा हूं वो, लेकिन मैं मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके आऊंगा। ये कौन बोलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, की आप एसेट को रेडी फॉर यूज जब तक करोगे तब तक का जो भी खर्चा हुआ वो उसे ऐड करोगे और उसी पे अपनी एसेट्स को दिखाओगे, मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। खत्म। आ जाओ, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एट द एक्विजिशन प्राइस करोगे। एक्विजिशन प्राइस बोलो या ओरिजिनल कॉस्ट बोलो, बहुत बढ़िया, जिसमें आप परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनी अदर चार्जेस जो भी एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने में हुए वो सारे ऐड करके उसी पे शो करोगे। इसका मतलब है आपको मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। और बेटा एसेट को हम शो करेंगे बैलेंस शीट में कॉस्ट लेस डेप्रीशिएशन। अगर उस पर डेप्रीशिएशन लग रहा है डेप्रीशिएशन लगा दो, लेकिन मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया, अभी इसके बारे में और आगे बात करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बात करेंगे।
अगला है डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग, बेटा इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अपने अकाउंट्स की डबल एंट्री सिस्टम बोले तो रीढ़ की हड्डी। आराम से पढ़ाऊंगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री सब पढ़ाऊंगा। बस अभी कॉन्सेप्ट पढ़ना, यही थ्योरी अगले आगे जाके आपका प्रैक्टिकल बनने वाला है बेटा, ये थ्योरी नहीं है। कहता है भाई साहब ये कोर है हमारी अकाउंट्स की, जिसे हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसके हिसाब से हर ट्रांजेक्शन के मेरे बच्चे, मेरे बाबू, आप अकाउंट्स में एक पत्ता भी हिलाते हो ना तो उसके दो ट्रीटमेंट करते हो, एक आया तो एक गया, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। बोल हाँ या ना। अभी क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, पढ़ेंगे आराम से, कब डेबिट कब क्रेडिट, रूल्स सब पढ़ाऊंगा। फुल फील कर अभी मेरे साथ में। एक पेन खरीदा मैंने, तो बता बेटा क्या आया, पेन आया और पैसा गया। तो पेन आया, पेन डेबिट, पैसा क्रेडिट। अभी बात करेंगे वैसे क्या डेबिट मतलब, एक आया एक गया, बात खत्म। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग में इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के बेटा कम से कम कितने इंपैक्ट हैं, दो इंपैक्ट हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट पक्का पक्का एक क्रेडिट होगा, पक्की बात है। और इसे ही हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। और याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन बचपन में पढ़ते थे, इससे अच्छी तरीके से लिखता हूं, एसेट इज इक्वल टू क्या, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इन दोनों को, इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन, कि हमने जो भी एसेट खरीदी है उसका पैसा या तो हमने उधार लिया है या मालिक ने खुद लगाया। भाई मालिक के बिजनेस में जो भी एसेट है, हमारे बिजनेस में जो भी एसेट है, या तो उसका पैसा मालिक ने लगाया है या हमने उधार लिया है। तो हमेशा ये मैच करता है, इसका डेबिट क्रेडिट रूल मैच करता है, ठीक है। बैलेंस शीट मैच करती है, फलाना ठिकाना, ये बैलेंस शीट ही तो है, डन सर डन। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 6, जिसमें से अगर मैं बोलूँ तो कॉस्ट हमेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें आगे, बढ़िया मजा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया सारे कॉन्सेप्ट बेटा समझा रहा हूं मैं। चलो अगला है कंसिस्टेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी क्या है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ओके सर, मेरा एक बहुत प्यारा सा बच्चा था, भोलू राम। कौन, भोलू राम। कह रहा हाँ सर भोलू राम आया। मैं उसे बहुत पहले से पढ़ा रहा था। एक भोलू राम बड़ा सुंदर सा अच्छा सा बच्चा था, एकदम बाल छोटे छोटे नॉर्मल ऐसे मेरे बाल हैं ऐसे थे। एक दिन वो आया मेरे पास, और आया मेरे पास, कहता है सर नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। कह रहा सर नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते कौन, मैं पहचान ही नहीं पा रहा। पता है क्यों, क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े बाल, हाँ लंबे लंबे बाल करके आए, यहां तक बाल, तेरे नाम से भी ज्यादा बड़े बाल। कह रहा सर नमस्ते। मैंने कहा कौन नमस्ते। कह रहा मैं भोलू राम। मैंने कहा ओह। मैंने कहा मेरा बच्चा, ठीक है। कुछ दिनों बाद फिर आया वो, कहता है सर नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। कह रहा सर पहचाना। मैंने कहा कौन। कह रहा अरे सर बाल ही नहीं है सर पे, एकदम गंजा, ऐसे करके हाथ लगा के दिखा रहा है। कह रहा सर ये देखो, ये शक्ल देखी। मैंने कहा ओ हो मेरा भोलू। कह रहा हाँ। मैंने कहा यार भोलू यार ये क्या कर रहा है, कभी बाल लंबे कर लेता है, कभी बाल ही अड़ा देता है। यार एक चीज फॉलो करना, या तो लंबे बाल रख ले या छोटे रख ले, मैं समझ ही नहीं पा रहा। तो दिस इज द समवेयर कंसिस्टेंसी। क्या मतलब है, हम कहते हैं कि भैया हमारे पास भी अकाउंट्स में कई सारे मेथड हैं, कई सारे तरीके हैं। SLM, WDV, ये आपने सुने होंगे, नहीं सुना तो अभी करेंगे हम। ऐसे ही आपने इन्वेंट्री में भी कई सारे मेथड पढ़े होंगे, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। नहीं सुने कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा, टेंशन ना लेना। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ये सब। अब बच्चा मेरा क्या कर रहा है, एक साल फीफो, फिर अगले साल लीफो, फिर अगले साल वेटेड एवरेज, फिर अगले साल सिंपल एवरेज, एक साल SLM, फिर अगले साल WDV, फिर SLM, फिर W। अरे बाबू गेम खेल रहे हैं क्या, ये अकाउंटिंग चल रही है, मजे चल रहे हैं कि कभी जब मन कर रहा है जो, ना जी ना। मेरी अकाउंट्स कहती है भाई एक बार दो भी प्रिंसिपल मेथड लगाना है लगा ले, एक बार सिलेक्ट कर ले और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर, एक साल से दूसरे साल कंसिस्टेंटली फॉलो कर, ठीक है। क्या लिखा है यहां पे, कह रहा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उन्हें वंस सिलेक्टेड, एक बार सिलेक्ट करो और फिर उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो एक साल से दूसरे साल, ताकि बेटर कंपेरेबिलिटी हो सके। यार हमें समझ ही नहीं आता, कभी आप प्रॉफिट लॉस SLM से निकाल रहे हो, कभी WDV से, दोनों से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अलग हो जाती है, कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, हम कैसे कंपेयर करें भाई, कौन सा सही कौन सा खराब। तो भाई कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को कर लें, ठीक है। तो भोलू ने बोला सर मैं बड़े बड़े बाल रखूंगा। मैंने कहा डन डन मेरे बच्चे डन। पर अगले साल भोलू के बाल ही नहीं आए। ओहो, दैट मीन्स भाई एक्सेप्शन भी तो होनी चाहिए। आपने बोला SLM फॉलो करूंगा, आपने बोला फीफो फॉलो करूंगा, बट हमारे यहां पे 3 बातें कि आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेक्ट कर लिया तो फिर चेंज ही नहीं हो सकता, चेंज कर सकते हो, पर 3 एक्सेप्शन है।
क्या क्या एक्सेप्शन है? कहता है कोई लॉ ना बदल जाए, सपोज कल को लॉ जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया तो उसने इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को एसएलएम लगाने के लिए मजबूर कर दिया, तो भाई जिन कंपनी ने डब्ल्यूडीबी लगा रखा था उन्हें एसएलएम कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर जी। दूसरा है बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहला लॉ चेंज करवाए तो लॉ की वजह से आपको चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो चेंज। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए और आपको वो चेंज करने के लिए कहे, जैसे आपको मैं बताऊं पहले लीफो मेथड हुआ करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अभी भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर AS2 कंपनीज पे लगता है और वो कहता है लीफो अलाउ नहीं है। तो अगर मेरी कंपनी लीफो लगाती थी तो भाई साहब मुझे या तो फीफो या वेटेड एवरेज चेंज करना पड़ेगा, मुझे लीफो से हटना पड़ेगा, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज करवा रहा है। या सर जी आप प्रोफेशनल जी आपको लगता है कि ये बेटर रिजल्ट है, ये बेटर चेंज कराओ ताकि बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट आए, तो आप बेटर चेंज करवा सकते हो। 3 वजह बाबू, एक्सेप्शनल है, अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो इन द एक्सेप्शनल केस। क्या क्या एक्सेप्शनल केस है? पहला, कोई भैया आपका लॉ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है, AS कह रहा है तो चेंज कर सकते हो। दूसरा, कोई लॉ बदल गया तो लॉ की वजह से चेंज कर सकते हो, या आपको लगता है जो नया मेथड है वो आपको ज्यादा अच्छे से ट्रू एंड फेयर व्यू देगा फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, तो भी आप चेंज कर सकते हो, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन तो भी चेंज कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 3 सर्कमस्टांसेस है जहां पर आप चेंज कर सकते हो। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अब मैं एक चीज बताता हूं, आपने बचपन में पढ़ा था जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं। ठीक है सर, ये हमारा सर जी हमारी ये पॉलिसी है, ये हमारी प्रिंसिपल है कि भैया हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, आगे जाके बताऊंगा कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस आएगा। ठीक है, अब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू फॉलो करना पड़ेगा। अब 2025 की बात है, मेरे क्लोजिंग स्टॉक जो बता उसकी कॉस्ट थी 1 लाख और मेरे मार्केट वैल्यू थी 1,20,000। मेरा बिजनेस जबरदस्त चल रहा था, मुझे मार्केट वैल्यू लोअर बोले तो मुझे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर क्या है कॉस्ट, मतलब मैं मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अभी क्यों नहीं बेटा वो बात करूंगा, बस मैं एक बात समझा रहा हूं। ठीक है डन। 2026 आया, 2026 आया, मैंने फिर से अपनी क्लोजिंग स्टॉक देखा और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट देखी, कॉस्ट है इस बार 80,000। ठीक है, और इस बार मेरा मार्केट वैल्यू थोड़ा खराब हो गया 50,000। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, विच एवर इज लोअर, तो लोअर का हिसाब से इसका मतलब लोअर के हिसाब से मुझे वैल्यू करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू 50,000। अब नाउ क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है? क्या ये चेंज है? क्या इसे चेंज मानेंगे कि 2025 से 2026 में चेंज हो गया? लोगों को लगता है दिस इज चेंज, कि पहले कॉस्ट पे वैल्यूड होता था अब मार्केट वैल्यू पे चेंज हुआ। ना बाबू ना, पॉलिसी तो मेथड तो प्रिंसिपल तो सेम है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब उसका रिजल्ट कभी कॉस्ट आ रहा है कभी मार्केट वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा चेंज कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये उस प्रिंसिपल का रूल के हिसाब से कैलकुलेशन है। कभी डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा कभी डेप्रिसिएशन कम आएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन बदल गई, नहीं, हम एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, एसएलएम ही लगता रहेगा, बात खत्म। डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं, डब्ल्यूडीवी लगता रहेगा, बस सर मेथड तो वही है, बाकी चीजें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो वही यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहा है कई बार ऐसा देखने में लगता है कुछ केसेस में, लेकिन वहां पे इनकंसिस्टेंसी नहीं होती। जैसे कि उन्होंने बोला कि हम वैल्यू करते हैं इन्वेंट्री को कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो कई बार ऐसा होता है जब हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऐसा आता है कि इन्वेंट्री 1 साल तो हमारी वैल्यू होती है किस पे, एट कॉस्ट प्राइस पे, और मार्केट प्राइस फिर अदर ईयर, मतलब 1 साल कॉस्ट पे और अगले साल मार्केट प्राइस पे। तो क्या ये कंसिस्टेंसी? नहीं बाबू नहीं, ये कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं मानी जाएगी, ये सिर्फ अपने रूल का एप्लीकेशन का रिजल्ट माना जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, इस पे ट्रू एंड फॉल्स बन जाएगा भाई, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा आपके ऊपर। ठीक है डन है, ये आपके मॉड्यूल में लिखे हुए हैं सारी बातें, मैंने यहां पे कर दी, डन डन। अब आते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारे जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पढ़ा था उसका भाई है, उसका भाई है। जैसे मैं पहले समझा देता हूं फिर पढ़ाता हूं। मान लो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम जो भी एसेट खरीदेंगे उसे उसकी कॉस्ट पे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी मैंने ये लिमिटेशन दी थी, वही लिमिटेशन है, कहता है 2015 में मैंने एक लैंड खरीदी थी बेटा 20 लाख की, याद है मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल दिया था, 20 लाख की लैंड खरीदी थी, दिस इज माय परचेज प्राइस, एक्विजिशन प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट, जो बोलना है बोलो, ये इसकी कॉस्ट थी। हमने पैसा दिया था, स्टैंप ड्यूटी वगैरह सब मिला मुला के हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह दे दा के 20 लाख रुपए दी और लैंड हमारे नाम पे रजिस्टर हो गई। ठीक है, आज वो लैंड ऐसी की ऐसी पड़ी और आज है 2026, 10 साल हो चुके हैं कंप्लीट, और आज इस लैंड की कीमत देखी जाए तो बेटा लैंड की कीमत है 1 करोड़ रुपए।
कितने की कीमत है? अगर आज इसका करंट मार्केट प्राइस निकाला जाए तो बाबू ये 1 करोड़ की बिक सकती है। अब मेरा अकाउंटेंट कह रहा है भाई साहब, ओ सॉरी, मेरा अकाउंटेंट कह रहा है कि सर मेरे बच्चे, क्या हम इस 20 लाख की जो बैलेंस शीट में शो हो रही है इसे हम 1 करोड़ पे शो कर दें, और 80 लाख का जो प्रॉफिट है, 80 लाख का जो प्रॉफिट है, बोले तो रेवेन्यू है, क्या इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लें? रिकॉग्नाइज कर लें। बोलो, क्या हम इस प्रॉफिट को पीएनएल में डाल के बोले इनकम, कमाई हो गई? तो मेरा ये कॉन्सेप्ट कहता है भाई साहब, बिल्कुल क्लोजली फॉलो करता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट को, कहता है मार्केट वैल्यू को इग्नोर मार दो। आप कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक रेवेन्यू सर्टेनिटी टू रियलाइज नहीं हो जाता। आप इसको बेचो, आपने जैसे ही बेचा, भले ही पैसा चाहे बाद में भी आए, पर जैसे ही डीड में किसी और को ट्रांसफर किया और एग्रीमेंट साइन हो गया कि भाई आप सामने वाला मुझे 1 करोड़ रुपए देगा, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं। लेकिन जब तक ये मेरे पास पड़ा है, कोई एग्रीमेंट, कोई ऐसी डीड नहीं हुई है, तो भाई मैं इसका रेवेन्यू सिर्फ सोचे नहीं बढ़ा सकता, रेवेन्यू खर्चा नहीं रिकॉर्ड कर सकता। तो वो कहता है अगर कोई भी चेंज हो रहा है एसेट की वैल्यू में, मार्केट वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है, तो उसे हम तभी रिकॉर्ड करेंगे बाबू जब वो रियलाइज हो जाएगी, सर्टेनिटी आ जाएगी कि भैया अब हमने कमा लिया। तो एसेट हमेशा रिकॉर्ड होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया 5 लाख पे, इवन उसका करंट मार्केट प्राइस 15 लाख हो जाए, हम 10 लाख की जो इनकम है उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे अनलेस वो सर्टेनिटी टू रियलाइज आ जाए कि हाँ भाई ये कमा लिया है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ही भाई है। वो कहता है मार्केट वैल्यू, कॉस्ट कहता है कॉस्ट पे शो होना है, मार्केट वैल्यू पे शो नहीं होना है, और ये कहता है मार्केट वैल्यू पे शो नहीं होना है, इसीलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। इसी का एक और भाई पढ़ाता हूं मैं आपको, ठीक है, ये बाद में आना। हाँ, कंजर्वेटिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? खत्म बच्चे, खत्म होने वाला है। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? ये भी कंजर्वेटिज्म, वही तीनों एक साथ, कॉस्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कहता है वहां लॉस की, वहां प्रॉफिट की बात थी, कहता है प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करना है, करंट प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करना है। इवन अगर आपको फ्यूचर में नजर आ रहा है कि अरे फ्यूचर में मेरे को एक कोर्ट केस जीत जाऊंगा, एक कोर्ट में केस चल रहा है जिससे मैं जीत जाऊंगा और मुझे पैसा आएगा, कहता भूल जाओ। लेकिन अगर कोर्ट केस हार जाऊंगा और पैसा देना है, पॉसिबल लॉस नजर आ रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड कर लो, उसका प्रोविजन बना लो। और अगर पॉसिबल इनकम है तो उसे इग्नोर कर दो, आंख बंद कर लो जब तक सर्टेनिटी नहीं आ जाती। लेकिन लॉस है तो आंख खोल लो कि भाई प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कहता है अकाउंटेंट साहब, आपको इनकम, फ्यूचर इनकम को एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर उन्हें रिकॉर्ड करने की जरूरत है, प्रोवाइड मतलब प्रोविजन बनाना है अगर कोई भी फ्यूचर पॉसिबल लॉस नजर आ रहा है तो। और इसी वजह से मेरे बच्चे हम हमेशा वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस लोअर क्यों? क्योंकि अगर मेरी कॉस्ट 1 लाख और मार्केट प्राइस उससे ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है, इग्नोर मारो। और अगर मार्केट प्राइस कम है, लॉस नजर आ रहा है, रिकॉर्ड कर लो। तो लोअर देखते हैं, हायर नहीं देखते हैं, याद रखना इस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट एक साथ चलते हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और कंजर्वेटिज्म। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इनकम पे बात करता है, कंजर्वेटिज्म दोनों पे बात करता है, खर्चा और इनकम दोनों पे। ठीक है बाबू, बस 3 बचे, एक्युरल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्युरल कॉन्सेप्ट और मैचिंग, ये खत्म हो गया। हाँ आ जाओ, एक्युरल कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाता है। आपने डिफरेंस भी आगे जाके पढ़ोगे, एक्युरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहता है मैं पहले समझाता हूं बच्चे, देखो मैं इसको यहां पे लिख के समझाऊं तो ये सिंपल है। अगर मैं 2025-26 की अकाउंटिंग कर रहा हूं, दिस इज माय करंट ईयर, तो वो कहता है जब आप करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो उसमें जो इनकम और एक्सपेंस आएंगी, वो आएंगी जो मेरे करंट ईयर से रिलेट करती होंगी, जो मेरे करंट ईयर से रिलेटेड होंगी। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इस साल हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इनकम एक्सपेंस इस साल से बिलोंग करता है, तो इस साल रिकॉर्ड होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड या पेड या नॉट।
पैसा आया है, पैसा नहीं आया, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने एम्प्लॉय से काम कराया, मैंने पूरे साल एम्प्लॉय से काम किया, पर मैंने बोला जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी बेटा तुझे मई में दे दूंगा, अभी बिजनेस थोड़ा दिक्कत में चल रहा है, 3 महीने की सैलरी इकट्ठी दे दूंगा बाद में। बाबू क्या ये 3 महीने की सैलरी का खर्चा अगले साल रिकॉर्ड होगा? नहीं, इसी साल रिकॉर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरल आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। बोल हाँ है ना। एक रेंट मैंने अगले साल का इसी साल पे कर दिया, अगले साल का इसी साल पे कर दिया, क्या वो खर्चा इस साल आएगा? नहीं, अगले साल आएगा। क्या मैं इसे एक छोटी सी बात बोलूं, एनपीओ में भी मैं बोलता हूं, एनपीओ पढ़ाऊंगा तब भी बोलूंगा बेटा 2 बातें याद रखोगे एक्यूरल से, करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। करंट ईयर की कोई भी चीज अगर वो इनकम एक्सपेंस इस साल से रिलेट कर रही है, चाहे पैसा आया है या नहीं आया, छोड़ेंगे नहीं। और कोई चीज जो करंट ईयर से रिलेट नहीं करती है, रिलेट नहीं कर रही है बेटा, उसे रखेंगे नहीं, उसे रखेंगे नहीं इनकम एक्सपेंस में, पीएनएल में रखेंगे नहीं। वो बेटा जिस साल से बिलोंग कर रही है उस साल में जाएगी। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट बात कहता है भैया, इस साल का इस साल, अगले साल का अगले साल, पिछले साल का पिछले साल, खत्म हो गया ये। ठीक है, खत्म हो गया एक्यूरल। कहता है द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट, कुछ भी हो रहा है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऑन मर्केंटाइल बेसिस। ये याद रखना, मर्केंटाइल मतलब एक्यूरल का ही दूसरा नाम है मर्केंटाइल। ठीक है, दैट मीन्स जब वो अकर हो रही है, जिस टाइम वो हो रही है, चाहे पैसा आया हो या ना आया, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो रिकॉर्ड होंगी उस फाइनेंशियल ईयर में, उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस पीरियड से बेटा वो रिलेट करती होंगी। क्या करती होंगी? रिलेट। तो अगर करंट ईयर की चीजें तो करंट ईयर में रिकॉर्ड होंगी, प्रीवियस ईयर की तो प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर है तो नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर की छोड़ेंगे नहीं, करंट जो करंट ईयर की नहीं है उसे रखेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। इसी का दूसरा भाई है मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग क्या बोलता है बाबू, इधर देख, मैचिंग बताऊं तो मैचिंग कहता है कि देखो भाई 2 बातें कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट 2 बातें कहता है। कहता है आप अगर 2025-26 की प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, तो याद रखना जो 2025 के खर्चे होंगे वो मैच करने चाहिए उस साल की इनकम से, रेवेन्यू से। जो भी खर्चे हैं, जो भी खर्चे आप डालोगे 2025-26 में, वो 2025-26 की इनकम से मैच होने चाहिए, पहली बात। दूसरी, सर जी पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड होंगे फिर खर्चे रिकॉर्ड होंगे, पहले सेल इनकम रिकॉर्ड होगी फिर खर्चे होंगे, उसको देख के। अब मैं ये बात ऐसे प्रैक्टिकली समझाता हूं। मान लो मिस्टर मेरा चिंटू है मेरा एजेंट, चिंटू है मेरा एजेंट, और इसने मेरा सामान बिचवाया, इसने 2025-26 में मेरा सामान बिकवाया 20 लाख का, बहुत बढ़िया। 2026-27 में इसने फिर मेरा सामान बिकवाया, मान लो हो गया 2026-27 तो चल ही नहीं रहा। अच्छा ले 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 मेरे बच्चे, मैं कहता हूं ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। देख ये 2024-25 है ना, और 2025-26 में इसने सामान बिकवाया 30 लाख का। मैंने इसे 24-25 में तो कुछ नहीं दिया था, लेकिन 25-26 में उठा के 50 लाख पे 10%, 50 लाख पे 10% मैंने इसे क्या दिया? कमीशन दिया बेटा। कितना? 5 लाख। कितना कमीशन दिया? 5 लाख। अब ये बताओ मैं इस खर्चे को क्या इस साल रिकॉर्ड करूं? एक्यूरल का भाई है ये भी। सर क्या मैं इस साल रिकॉर्ड करूं? नहीं, क्योंकि खर्चा जो है वो मैच करना चाहिए मेरे रेवेन्यू से। तो 5 लाख का जो मैंने पे किया वो 2 लाख तो मेरे पिछले साल से रिलेट कर रहा है, पिछले साल की इनकम से रिलेट कर रहा है, तो पिछले साल जाना चाहिए। 3 लाख मेरा इस साल जाना चाहिए। तो खर्चा शुड बी मैच विद द बेनिफिट्स रेवेन्यू, जो भी बोलना है बोलो। ठीक है, डन है। तो ये पॉइंट खत्म करते हैं यहां पर। बब्बू जल्दी देख ले। कहता है इसमें 2 बातें, जब भी आप करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हो तो आपके सारे खर्चे बेटा मैच होने चाहिए विद द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड जिसके लिए आप काम कर रहे हो। जैसे मेरे करंट ईयर के लिए काम कर रहे हो तो करंट ईयर की इनकम के खर्चे करंट ईयर की इनकम से करंट ईयर के खर्चे मैच होने चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, पहली बात ये, दूसरी बात जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आप पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, उसके बाद खर्चा उससे रिलेटेड जो आपने किया है रेवेन्यू को कमाने के लिए वो रिकॉर्ड होगा। तो पहले इनकम फिर एक्सपेंस, पहले इनकम फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस मैच होना चाहिए रेवेन्यू से, और पहले इनकम रिकॉर्ड होंगी फिर खर्चे रिकॉर्ड होंगे। डन, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म है बच्चे। बस लास्ट पॉइंट है मटेरियलिटी।
ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, पर पढ़ के जाना बेटा। ठीक है, मटेरियलिटी क्या होता है, नाम से होता है, मटेरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मटेरियल मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक पहले कॉन्सेप्ट होता था फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्या कहता था ये कहता था भाई साहब आपकी हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। जैसे मैं इसे समझाता हूँ, कहता है जब आप मान लो एसेट्स की बात करो, कहता है सर जी सिंपल एसेट की बात समझो, कहता है आप जो भी चीज खरीदोगे, एसेट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपने किसी चीज का प्राइस पे किया और उसका आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट है। अगर फिक्स एसेट कैसे होंगी आपकी, सर 1 साल से ज्यादा। अभी लेमैन लैंग्वेज में बस इतना समझा रहा हूं कि आपने कोई चीज पे करी, मान लो आपने 1 लाख रुपए किसी का पे किया और उस चीज का जो बेनिफिट है वो अगर आपको 1 साल से ज्यादा के लिए बन रहा है तो वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की ट्रीट होगा या आप उसे एसेट बोलोगे। ठीक है, पक्का है, डन है, डन। अब पॉइंट ये है कि मैंने कैलकुलेटर खरीदा, अब कैलकुलेटर तो 100 रुपए का है, या मैं बोलूं तो कैलकुलेटर 300 रुपए का, 500 ले लो भाई, लो 500 रुपए का है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर की लाइफ जो है वो मैं कहता हूं आराम से 2 साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चला दूंगा मैं 2 साल, पक्की बात है। तो देखा जाए तो इस पे मैंने खर्चा किया और इस खर्चे से जो मुझे बेनिफिट मिलेगा वो मुझे 1 साल से ज्यादा मिलेगा, तो ये तो मेरी एसेट होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए, एसेट। अब फुल डिस्क्लोजर बोलता था हाँ ये एसेट है, एसेट में रिकॉर्ड करो, इसे बैलेंस शीट बनाओ और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाओ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कितना, 500 रुपए। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको छोड़ के बाकी सारी मशीन्स बिल्डिंग वो 500 करोड़ में है। तो आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा छोटी चीज है, ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है? क्या ये 500 रुपए का खर्चा मेरे बिजनेस के मालिकों के, यूजर्स के डिसीजंस को इंपैक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। तो भाई ये खामा खा काम बढ़ाने से बेटर है इसे उठाओ और पूरा एक बार में पीएनएल में राइट अप कर दो, भले ही बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो, पर ये हमारे लिए इतना मटेरियल नहीं है, इसे एसेट में शो करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? यही बात यहां पे लिखी है, बेटा पढ़ के देख ले। कहता है ये फुल डिस्क्लोजर की एक्सेप्शन, ये वर्ड याद रखना, इस पर ट्रू एंड फॉल्स बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी प्रिंसिपल, जितने भी आइटम्स हैं अगर उनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट है, मतलब वो बिजनेस पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, तो उन्हें आप डिस्क्लोज करोगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब शो करोगे बैलेंस शीट में, एसेट्स वगैरह में। और जितने भी बेकार के आइटम हैं उनका आप सिर्फ काम बढ़ रहा है अकाउंटेंट का, इसलिए उन्हें कोई भी रेलिवेंट नहीं है यूजर्स के लिए, तो उन्हें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये मटेरियलिटी बेटा, अब आप बोलोगे भैया 500 रुपए कैसे डिसाइड करेंगे किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बेटा वो जजमेंटल एरिया है, हो सकता है किसी के लिए 500 रुपए बहुत बड़ी रकम हो सकता है किसी के लिए 500 कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस, ये सब्जेक्टिव टर्म्स हैं, ये जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि भैया, कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा, मालिक की मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि भैया क्या चीज मटेरियल है और क्या चीज मटेरियल नहीं है। जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल दिया कि स्टेशनरी खरीदते हैं, भले ही उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, बट हम उसे क्या करते हैं, सीधा उठा के खर्चा मान लेते हैं कि उसे हम उसमें मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, एसेट में नहीं डालते। ठीक है, कुछ छोटे आइटम होते हैं, स्मॉल आइटम होते हैं, जैसे बुक्स वगैरह, भले ही इनकी लाइफ ज्यादा होती है, हम इन्हें एक बार में जीरो में खर्चा डाल लेते हैं, इसे हम एसेट में शो नहीं करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी एसेट्स हैं तो। ठीक है, डन है, खत्म हो गया भाई मेरे सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, 12 के 12 कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अभी 1 मिनट और चाहिए मुझे, बस बच्चे 1 मिनट और चाहिए। फटाक से बताओ हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी 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 बोलेगा मेरा बच्चा, जल्दी बोलेगा। सबसे पहली बात, हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, हमें बिजनेस के हिसाब से काम करना है। दूसरा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन मनी में रिकॉर्ड होंगी, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। अकाउंटिंग पीरियड, साल की पूरी लाइफ की अकाउंटिंग नहीं होगी, 1 साल में आप अकाउंटिंग करोगे। हमारा गोइंग कंसर्न, बिजनेस जब भी काम करेंगे नॉर्मल अकाउंटिंग तभी फॉलो होगी जब बिजनेस चलता रहेगा। सर जी डुअल एस्पेक्ट, हर चीज की 2 ट्रीटमेंट होंगे, डबल एंट्री फॉलो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट को जो भी प्रिंसिपल है उसे 1 सेलेक्ट करोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे 1 ईयर टू अनदर ईयर। एक्सेप्शन है 3 एक्सेप्शन, लॉ, एएस और बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हो। कॉस्ट हो गया, हाँ नहीं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे तो आप उस एसेट को रिकॉर्ड करोगे, उसकी एक्विजिशन प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट, रेडी फॉर यूज जब तक हो रहा है तब तक कॉस्ट में मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। इसी का दूसरा भाई है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आप कभी भी अगर आपकी एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है, मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, आप उस नुकसान को नहीं रिकॉर्ड करोगे जब तक कि आप उसे रियलाइज नहीं कर देते हो, उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते हो। इसी का तीसरा भाई है कंजर्वेटिज्म, कहता है फ्यूचर में अगर इनकम नजर आ रही है इग्नोर कर दो, फ्यूचर में खर्चा है
तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसी का मेन गोल्डन रूल है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, फिर आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है भाई साहब हर साल की ट्रांजेक्शन जब आप रिकॉर्ड करोगे, सारी इनकम एक्सपेंस जो मेरे इस साल से रिलेट कर रही है उसे ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई इनकम एक्सपेंस इस साल से रिलेट नहीं कर रहा है उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमें कैश से लेना देना नहीं है, पैसा आया नहीं आया, हमें देखना मर्केंटाइल, मर्केंटाइल मतलब रिलेटेड, रिलेशन है तो भैया रिकॉर्ड होगा, नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड होगा। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है भैया आपकी सारी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करी जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं है, जो मटेरियल है वो डिस्क्लोज की जाएंगी, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होगा, वरना तो फिर वो खर्चे में जाएगा। कि अगर कोई खर्चा इतना छोटा है, कोई एसेट इतनी छोटी अमाउंट की है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप उसे उठा के खर्चे में डाल के बैलेंस शीट में एसेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मैचिंग, खर्चा मैच होना चाहिए आपके इनकम से, इनकम पहले रिकॉर्ड होगी, खर्चा बाद में रिकॉर्ड होगा। डन डना डन। ठीक है, लास्ट बात, कुछ होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, यही तीन है, आपने पढ़ रखा है। गोइंग कंसर्न पढ़ लिया, कंसिस्टेंसी चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा कंटिन्यू, गोइंग कंसर्न एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया, कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करोगे, चेंज नहीं करोगे। और एक्रूअल, इस साल की कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, जो भी है इस साल की छोड़ेंगे नहीं, अगले साल की रखेंगे नहीं। क्लियर है? ये हम अजम्पशन, अजम्पशन क्या है? जब भी हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं बेटा, जो भी हमें सिखाई जा रही है उसे मैं बोलूंगा नॉर्मल अकाउंटिंग, तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस में ये तीनों चीजें फॉलो हुई होंगी, उन्होंने बिजनेस चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं करा है और सारी करंट ईयर की चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में फिट करनी है। पर यहां पर एक बच्चे अच्छे से ध्यान रखना, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ध्यान सुनो इधर देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान देना। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो तीन है, अगर वो फॉलो हो रही है, इफ फॉलोड, इफ फॉलो मतलब हमने उनमें कुछ भी चेंज नहीं किया, बिजनेस चलता रहेगा, कंसिस्टेंटली फॉलो हुई है, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, तो हमें इसको कोई डिस्क्लोजर देने की, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अजम्पशन वर्ल्ड वाइड, इंडिया वाइड फेमस है कि भाई ये तो हुआ ही होगा। तो हमें दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है कि हमने ये फॉलो करी। अगर फॉलो हो रही है तो हमें कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। बट बाबू सोना मेरा, अगर नहीं फॉलो हो रही है, इफ नॉट फॉलो, हमारा गोइंग कंसर्न पिट गया है, हम अगले 6 महीने में बिजनेस बंद करने वाले हैं, हमने अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर दिया है, या हमने करंट ईयर की कुछ चीजें छोड़ दी हैं, तो बेटा हमें ये सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, यही बात यहां पे लिखी है कि भैया अगर आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ये अज्यूम की जाती है, अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं बता रहा है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने ये फॉलो किया है, मतलब हमें उसका कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसमें से कोई भी हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उसका प्रॉपर फैक्ट बताना पड़ेगा, फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, पक्का। लास्ट पॉइंट बेटा, कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको मैं सेल्फ रीड करने के लिए दूंगा, बस मैं हिंट कर दूंगा, बाकी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप इंपॉर्टेंटली करोगे, आपके बुक में और भी हैं पर 4 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं हल्का सा हिंट कर देता हूं। सबसे पहले आपके अच्छे अकाउंट्स कैसे माने जाएंगे कि अकाउंट्स में बेहतरीन क्वालिटी है। सबसे पहले वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब उसमें जो भी आपने यूज फॉर्मेट्स वगैरह जो भी यूज करे हैं वो सिंप्लीफाइड होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन क्वालिटी वगैरह प्रोवाइड की है वो सर जी रेडली अंडरस्टैंडेबल हो, ऐसा कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं हो, सिंपल फॉर्मेट यूज करें, सिंपल जो भी आपको सिखाए गए जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल वो सब फॉलो किए गए हैं। ठीक है, रीजनेबल नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की, बात खत्म। रेलिवेंस, आप कोई भी इमटेरियल चीज, हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कोई भी इमटेरियल चीज आप नहीं डालोगे, रेलिवेंट चीजें डालोगे, रेलिवेंट काम करेंगे, बात खत्म। ठीक है, रिलायबिलिटी, जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे इस पे आएगा सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होंगी उनके साथ में सपोर्टेड बाय एविडेंस होना चाहिए। सैलरी डाली है तो सैलरी स्लिप डालो, उसका वाउचर डालो। इलेक्ट्रिसिटी रेंट डाला है तो इलेक्ट्रिसिटी रेंट का कॉपी डालो। रेंट डाला है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी डालो, उसका वाउचर डालो। मतलब आपका जो एंट्री हुई होंगी वो सच में रिलायबल है, सही है या नहीं है, उसके लिए सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और कंपेरेबिलिटी बेटा पिछले साल से इस साल के फिगर्स डालोगे ताकि बेटर कंपेरेबिलिटी हो सके और आप देख सको कि हाँ आप इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुद रीड कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा याद करने वाला ही पॉइंट है। क्लियर है, बट सिंपल सी 4 है, बात खत्म। इसके अलावा हम कहेंगे आज के लिए इतना ही, खत्म हो गया हमारा ये भी प्रॉपर पार्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ये। थैंक यू सो मच बच्चों, मजा आया हो, मेहनत करिए बेटा, मजा आया होगा। एक बार खुद से सेल्फ रीड ले लेना बुक के, खत्म हो जाएगा बच्चे। इसमें से एग्जाम में 4 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, पक्की बात है, पढ़ लेना। थैंक यू सो मच। और कमेंट करना, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।